हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड दोनों के लिए एसएसटी साइंस मैथ जो भी है रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मैंने शामिल किए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस आगामी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इसका लाइव टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो जाइए और अभी इस टेस्ट को देकर आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? टेस्ट आपको इस टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए फटाक से। और बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए इसमें। और परीक्षा तक आपकी साइकोलॉजी में 30/30 कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो में मैं पहले टेस्ट का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सप्लेन क्या करना है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, और बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं उनके आंसर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं आज की क्लास को, और फटाफट से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? ये प्रश्न सारे के सारे आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, अलग अलग टेट्स में आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षकों के प्रशिक्षण से, कम योग्यता वाले छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम से, मेधावी विद्यार्थियों के कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा किसके लिए होती है? कम योग्यता वाले छात्रों के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अभियोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर विजिबल होंगे प्रश्न, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता दीजिएगा, इसको विजिबल अपन कर लेंगे। यहाँ पर अभियोग्यता क्या होती है इसके बारे में आपको बातें बतानी है। सीखने की क्षमता अभियोग्यता है, समायोजन की क्षमता ही अभियोग्यता है, और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता ही अभियोग्यता है। तो आपके तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि आपकी कक्षा के कुछ, आप क्या हैं? शिक्षक हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी अति मेधावी यानी कि इंटेलिजेंट से भी सुपर इंटेलिजेंट है, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण का कार्यक्रम चलाएंगे, उच्च कक्षाओं के साथ पढ़ाएंगे, जैसे 10वीं कक्षा तो उसको 12वीं में बैठाकर पढ़ाएंगे, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाएंगे, या जैसा विद्यार्थी चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे? तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि समृद्धीकरण कार्यक्रम द्वारा पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मोर इंटेलिजेंट यानी कि सुपर इंटेलिजेंट है उनके लिए अलग से प्रोग्राम बनाएंगे, उनके लिए अलग परियोजना बनाएंगे और उसके माध्यम से इनको पढ़ाएंगे। चौथा प्रश्न है, बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, तो जिनकी कम है शैक्षणिक योग्यता, तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे पिछड़े बालक। क्या कहेंगे? पिछड़े, यानी कि पीछे रह गए, शैक्षिक दृष्टि से वो क्या रह गए? पीछे। तो ये क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा विषय को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? तो कला शिक्षा विषय एनसीएफ 2005 में क्यों जोड़ा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्यों जोड़ा गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सामाजिक स्तर को विकसित करना और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। दोनों ही बातें उद्देश्य में शामिल है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक चरण की कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? किस आधार पर होना चाहिए? कक्षा 1 और 2 में लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, या दोनों, या फिर प्रेक्षण के आधार पर? तो यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। प्रेक्षण में आपके उनकी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, वो सभी की सभी शामिल रहती है।
जो आपके स्कूल का काम है उसके अलावा घर से आना जाना, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्या क्या चीज़ें साथ में रखता है, वो सारी इसमें शामिल होती हैं। बच्चे प्रेक्षण के आधार पर उसका अवलोकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने में आकलन का महत्व क्या है? सातवां प्रश्न है, सीखने में आकलन का क्या महत्व है? तो सीखने में आकलन का 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और फटाक से बताएं। देखें तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मोटिवेशन मिलता है सीखने का आकलन करने से। अगला है आपके क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान कब किया जाता है? तो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्ष में शिक्षक किस प्रकार का प्रयास करता है? कक्ष में शिक्षक किस प्रकार का प्रयास करता है? छात्रों के सहायक अधिगम, वातावरण देने का, चिंतन का अवसर देने का, अनुभव प्रदान करने का। तो ये तीनों प्रकार के प्रयास किए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, ताकि छात्र का अधिगम है वो बेहतरीन हो सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित है प्रारंभिक शिक्षा, क्या मतलब है इससे? कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक इसमें शामिल है? तो वो आपके कक्षा 1 से 8 तक इसमें शामिल है प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? संवेगात्मक विकास के लिए आपको बताना है, तो संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा तथ्य यहां पर बिल्कुल करेक्ट बैठता है? तो वो है आपके कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कौन सा? प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला है आपके सामने, एक समूह में स्वीकार्य भूमिकाओं व व्यवहार की जानकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन प्रदान करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन प्रदान करता है भूमिकाओं व व्यवहारों की जानकारी? तो वो आपके माता पिता और भाई बहन प्रदान करते हैं। ठीक है, भाई बहन के बाद में आपके साथी आते हैं। पहले कौन होता? माता पिता और भाई बहन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्य अवस्था। तो परवर्ती बाल्य अवस्था के अंतर्गत कौन सा आयु समूह आता है? 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष किस में आता है? परवर्ती बाल्य अवस्था की श्रेणी में आता है। अगला है आपके सामने, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को कौन सा स्तर दर्शाता है? किस स्तर की जो होते हैं उनमें नैतिकता अनुपस्थित होती है? तो स्तर फर्स्ट में आपके नैतिकता अनुपस्थित होती है। कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसके अनुसार यह प्रश्न लिया गया है। 15 है, बालकों को कैसे ज्ञात होता है कि किस समय कौन सा संवेग सही मात्रा में जरूरी है? तो ये कैसे ज्ञात होता है? तो ये तब ज्ञात होता है जब वो संवेगात्मक रूप से विकसित हो जाते हैं। संवेगात्मक विकास के कारण ये हमें मालूम होने लगता है कि किस समय कौन सा संवेग कितनी मात्रा में जरूरी है। अगला प्रश्न है 16वां आपके सामने, बच्चों की अधिगम को सुगम और स्थायी बनाने के लिए शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करता है? परीक्षा में नहीं को अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि इसी के कारण प्रश्न गलत होते हैं। तो नहीं करता है, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं करता है? बच्चों के प्रयासों को स्वीकार करता है, समय समय पर उपचारात्मक शिक्षण करवाता है, अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करता। ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर होगा, बच्चों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना। ठीक है, तो सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक है वो अपने अनुसार कार्य नहीं करता है। 17वां प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो कोई उन्नति नहीं होती है प्रक्रिया के दौरान, तो उसको कहते हैं सीखने का पठार या अधिगम का पठार भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना, सीखने का पठार इसको कहा जाता है जब कोई किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं होता है। 18वां प्रश्न आपके सामने है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के, ये एक के तो हटा दो, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ये किसकी परिभाषा है? इसमें बताया गया है कि अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा आपके कहा था गेट्स ने। किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, कोहलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। ये एक बुक है, ध्यान में रखना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कोहलर का संबंध किस सिद्धांत से है? तो कोहलर का संबंध आपके अधिगम के सिद्धांत से है। किस सिद्धांत से है? अधिगम के सिद्धांत से संबंध है। 20वां प्रश्न है, बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों को नकल करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो 20वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? तो यहां पर आपका हो जाएगा अल्बर्ट बांडुरा। कौन सा हो जाएगा? अल्बर्ट बांडुरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, इवान पेट्रोविच पावलोव, इवान पी पावलोव भी कहते हैं, पावलोव भी कहा जाता है इसको। तो पावलोव ने जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया था, जिसे प्राचीन अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग है वो किस जानवर पर किए गए थे? तो पावलोव ने अपने प्रयोग है वो आपके कुत्ते पर किए थे। किस पर? कुत्ते पर। प्राचीन अनुबंध का जो सिद्धांत दिया था उसके लिए इसने प्रयोग किस पे किए? तो वो कुत्ते पर किए थे। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने है, दो बालक विभिन्न समय समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं। एक शिक्षक की अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से उबरने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि एक कक्षा है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और कक्षा में अलग अलग तरह के बालक हैं, तो उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनसे निपटने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? यहां पर ये आपको बताना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? आपको बच्चों से बातचीत करनी है और उनके दृष्टिकोण जो अलग अलग हैं उन सभी को महत्व देना है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, कठोर नियम लागू नहीं करने हैं। शिक्षण और आकलन के समान तरीके नहीं अपनाए जा सकते क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं हैं और बच्चों में अनेक उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित भी नहीं किया जा सकता। 23वां प्रश्न है, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस परिस्थिति में होता है? अहम, इदम, परिस्थितियां और परम अहम। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परम अहम, जिसे इंग्लिश में आप सुपर ईगो कहते हैं, सुपर ईगो के दौरान आपके मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में फ्राइड ने बताया कि इसमें आपके जो आदर्श मूल्य है वो स्थापित होने लगते हैं। मूल्य आदर्शों की बातें करने लगता है व्यक्ति परम अहम की स्थिति में। 24वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन सा कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आनुवंशिकता, वातावरण। तो बिल्कुल दोनों ही सही होंगे। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही भूमिका रहती है व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगला है आपके सामने, किसके अनुसार बुद्धि की संरचना के दो कारक होते हैं? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। एक होता है जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेशल फैक्टर। तो ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है स्पीयरमैन का द्विखंडात्मक सिद्धांत। बुद्धि का द्विखंडात्मक सिद्धांत स्पीयरमैन का। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल
भाषाई बुद्धि भी इसमें शामिल है, गणितीय तार्किक बुद्धि भी शामिल है, शारीरिक गतिक बुद्धि भी शामिल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न है, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जो सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है यहां पर। तो बुद्धि के बारे में अगर बात करें तो ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने में प्रभावी है। बुद्धि का तात्पर्य विवेकशील चिंतन करने से है। तो बिल्कुल सभी के सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अधिगम अशक्तता का लक्षण कौन सा है? अधिगम अशक्तता का लक्षण आपको बताना है। तो यहां पर देखो ऑप्शन है, समय के बाद में कठिनाई, एक निश्चित समय के बाद में कठिनाई आना, समपेशी समन्वय में कमी, लिखी हुई सामग्री को पढ़ने और बोलने में समस्या। तो ये तीनों ही क्या है? अधिगम अशक्तता के लक्षण है। तो उपरोक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों ही परिस्थितियों में आपके अधिगम है वो 100% नहीं हो सकता। 29वां प्रश्न है, कुछ बालकों में कम उम्र में चोरी करने की आदत विकसित हो जाती है। कौन सी विकसित हो जाती है? चोरी करने की आदत। इस आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस आदत को आप सजा देकर दूर नहीं कर सकते, ना ही आप गृह कार्य दे सकते, ना ही आप पुरस्कार दे सकते। एकमात्र उपाय है और वो उपाय है उदाहरण देकर। उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं कि उसने चोरियां की तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो इस चीज से आपके क्या है, समझ में आ जाती है बातें और आपके चोरी की आदत है वो छूट जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, मानव का वातावरण वह भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां जिसमें वह जन्म लेता है, वह यहां पर वह आएगा, वह जन्म लेता है और विकसित होता है। कौन सा कारक है वो मानव के विकास को प्रभावित करता है? भोजन आवश्यक होता है विकास करने के लिए, शारीरिक विकास में। सामाजिक विकास में परिवार और समाज की आवश्यकता होती है। संस्कार और मूल्यों के विकास के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट होंगे, सभी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के पहले टेस्ट के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप खुद इसको एनालिसिस कर सकते हैं, खुद आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और कुछ नए प्रश्न भी शामिल थे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 30 में से कितने नंबर आए, यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।